हमने बीते हुए समय में बहुत सारी चीजें पढ़ी। आशा करते हैं कि आप तैयार भी कर रहे होंगे। तो हम आगे चलते हैं इससे कि द्रव्यमान और आवेश में अंतर करने का। द्रव्यमान तथा आवेश में अंतर। कुछ टॉपिक्स हैं जो इन दोनों में क्या करते हैं, विभेद करते हैं। उन्हीं विभेद को एक एक क्रम में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना, एक तरफ हम लिखते हैं आवेश को और दूसरी तरफ हम लिखते हैं द्रव्यमान। ये अब हम इसमें देखना चाहते हैं कि करके क्या क्या चीजें हम पढ़े हैं, उसके आधार पर कैसे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी है आवेश के बारे में, तो आवेश का प्रकार हमने पढ़ा। आवेश का प्रकार जब हमने पढ़ा है तो हमने ये पढ़ा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। लेकिन जब धन और ऋण दोनों समान मात्रा में हो और दोनों एक जगह आ जाते हैं तो कुल आवेश आपने पढ़ा होगा क्या, शून्य हो जाता है। जैसे एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब दोनों एक पास आकर सम्मिलित हुए, संयुक्त हुए, तो इस संयोजन में दोनों मिलकर के एक फोटॉन का, दो फोटॉन का निर्माण किया जिस पर कोई आवेश नहीं था, शून्य हो गया। इसलिए आपने लिखा था QI बराबर शून्य और QF बराबर भी आपने शून्य लिखा था। इसलिए यहां पर ध्यान देना कि आवेश धनात्मक, आवेश ऋणात्मक या आवेश शून्य भी हो सकता है। इससे पहला ये है आवेश धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। हो सकता है। अब इसमें पहला नहीं, ऐसा द्रव्यमान में नहीं हो सकता। द्रव्यमान सिर्फ एक हो सकता है, वो क्या है, धनात्मक गुण रख सकता है। इसलिए यहां पे हम लिखेंगे यह केवल धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। हो गया, पहला समझ में। दूसरे पे आते, दूसरे पे आते हैं, ध्यान रखना, आवेश आपने पढ़ा है कहीं कि यह किसी भी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। आवेश क्या होता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। और यहां पर क्या करना, दूसरे पर या वेग पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। कैसे, सापेक्षवाद के सिद्धांत से, वाद के सिद्धांत से m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के अनुसार ये चेंज होता है।
जहां ध्यान देना क्या कह चुके एम नॉट विराम द्रव्यमान, क्या है विराम द्रव्यमान, वी क्या है पिंड का वेग है, और सी क्या है, सी है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। अब जानना ये समझ में आ गया, यानी जब भी v आप चेंज करोगे द्रव्यमान तुरंत क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। इसलिए अब हम तीसरे पे आते हैं, ध्यान देना तीसरा इसमें अंतर क्या है। तीसरा अंतर जो आएगा वो ये आएगा कि आवेश एक व्युत्पन्न मात्रक है, आवेश एक व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न का मतलब क्या, जो मूल मात्रकों से बनता है। अब मूल मात्रक कौन कौन, 7 प्रकार, जिसमें धारा भी है और समय भी है। इसलिए आपने कहीं पढ़ा होगा आवेश बराबर धारा गुणे समय, यानी कि इसका मात्रक एम्पियर और इसका मात्रक क्या सेकेंड, इसको मिलकर बनाते हैं कूलम, ये बना। इसलिए आवेश का एक व्युत्पन्न मात्रक है, लेकिन द्रव्यमान मूल मात्रक है। द्रव्यमान क्या है, मूल मात्रक है। यह आपने क्या नहीं पढ़ा होगा। चौथा ध्यान देना, चौथी बात यह है कि आवेश संरक्षित रहता है। जानना है क्या चौथी बात है, आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। तो इसका मतलब यह है कि द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता, लेकिन आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा। ध्यान देना, द्रव्यमान ऊर्जा में या ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 5वें पे आते हैं, आवेश द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्या लिखा जाएगा, आवेश द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, निर्भर नहीं है, लेकिन द्रव्यमान इस पर आवेश पर भी निर्भर है। से जाना, तो आपने कहा था कि जब n इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो द्रव्यमान क्या होता है, बदल जाता है। कितना होता है, +n इंटू कितना m, यानी कि कितने की कमी हो जाती है इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी में प्रवेश करता है, किसी पर जाता है, किसी पदार्थ पर उपस्थित होता है, तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि कर देता है। इसका मतलब है कि आवेश जब जाएगा, बदलेगा, तो आवेश के अनुसार द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन द्रव्यमान, आवेश द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि द्रव्यमान कम कर दिया जाए तो उसमें परमाणु क्या हो जाएगा, आवेश की संख्या घट जाएगी या बढ़ जाएगी। इसलिए आवेश द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक और लेते हैं इसमें ध्यान रखना, यहां पे है आवेशों की मध्य, आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण
प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, लेकिन यहां हम आएंगे तो द्रव्यमान की मध्य में, दो द्रव्यमानों के मध्य केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। यानी कि केवल ये क्या है, आकर्षण है, केवल आकर्षण बल कार्य करता है। कार्य करता है इस प्रकार से हमारे सामने ये चीजें ध्यान रखना अंतर के लिए है। द्रव्यमान और आवेश में किस प्रकार से अंतर को हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे, यह एक तरीका आपको बताया गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं आवेशन की विधियां। कहां चलेंगे, आवेशन की विधि। यानी कि आवेशन क्या है, ध्यान देना, किसी भी पदार्थ पर आवेश उत्पन्न करने की क्रिया। ध्यान देना, आवेशन क्या है, किसी पदार्थ पर आवेश उत्पन्न करने की क्रिया, उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाएगी, यह आवेशन कहलाएगी। यह इसकी परिभाषा जो की गई है, यह आवेशन किसे कहते हैं, इसलिए यह हो गया ध्यान रखना। दूसरी चीज जानना, आवेशन तीन प्रकार का है। पहला जो प्रकार पढ़ते हैं उसको कहते हैं घर्षण द्वारा। क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा, यानी घर्षण बल द्वारा आवेश। दूसरा जो प्रकार है उसको कहते हैं प्रेरण द्वारा, और तीसरा जो प्रकार करते हैं उसको कहते हैं चालन द्वारा। चालन विधि द्वारा। सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया है, इसमें अपने अपने तरीके से ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। अब ध्यान रखना, सबसे पहली चीज घर्षण क्या है, घर्षण है रगड़ना, यानी कि रगड़ के आपको फिजिक्स के द्वारा आवेशित कर दिया, इसको हम आवेशन देते हैं। तो घर्षण का मतलब है रगड़ना। प्रश्न ये उठता है, ध्यान रखना, रगड़ने की क्या जरूरत है, प्रेरण की क्या जरूरत है, चालन की क्या जरूरत है। इन सारों की जरूरत एक ही है कि ऊर्जा देना। जब तक ऊर्जा नहीं मिलता है तब तक किसी भी प्रकार के आवेशों के उत्पन्न करने की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। क्योंकि आपने पढ़ा है कि किसी भी पदार्थ पर आवेश तभी आ सकता है जबकि उस पदार्थ से या तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए या उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन को स्थापित कर दिया जाए। समझ में? अब प्रश्न ये उठता है कि घर्षण, इस ऊर्जा की आवश्यकता किस लिए पड़ेगी? तो ध्यान देना, एक ही चीज बार बार मैं कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को निकालना। जब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, जब तक नेगेटिविटी नहीं निकलेगी, नेगेटिव चीजें बाहर नहीं निकलेगी, तब तक पॉजिटिव नहीं आ सकता। और जहां पर पॉजिटिव का प्रभाव कम होने लगेगा, नेगेटिव चीजें आने लगेंगी, वहां पर क्या होगा, ऋणात्मकता आवेश की आनी शुरू हो जाएगी, ऋणात्मक चीजें आनी शुरू। इसलिए ध्यान देना, इसको पढ़ने से पहले
हम कुछ चीजों पर विचार करेंगे, कुछ चीजों पर तर्क देखेंगे कि उसका तर्क कहता क्या है। हमने ये कहीं पढ़ा है कि परमाणु अनेक छोटे कणों से मिलकर बनता है। कण से मिलकर बनता है क्या? परमाणु बनता है। और वो कण है मूल कण, फंडामेंटल एलिमेंट, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। परमाणु से अणु बनता है, अणुओं से बनता है क्या? पदार्थ। अब ध्यान देना, इसलिए सबसे बेसिक चीजें जो हो गई वो हो गया किसी भी पदार्थ का सबसे बेसिक पार्ट हुआ क्या? परमाणु। और परमाणु की संरचना आपने 11वीं कक्षा में पढ़ी है। उस 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा है कि परमाणु का एक केंद्रीय भाग होता है, अत्यंत सूक्ष्म केंद्रीय भाग। परमाणु के अत्यंत सूक्ष्म केंद्रीय भाग को शायद आपने पढ़ा होगा, आपके गुरुदेव ने पढ़ाया होगा, नाभिक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? नाभिक कहते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि नाभिक में 2 प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं। पहला मूल कण जिसको आपने नाम दिया था प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर आवेश होता है क्या? पॉजिटिव। दूसरा मूल कण नाभिक में होता है क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। जब नहीं होता तो इस नाभिक पर कौन सा आवेश आएगा? धनात्मक, क्योंकि इसमें प्रोटॉन धनात्मक है, एक पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए जो है वही उसका धनावेश बताएगा, उस पर धनावेश आ जाएगा, वैसा ही आवेश उस पर आएगा। अब आपने ये कहा है कि परमाणु का सूक्ष्मतम केंद्रीय भाग जो नाभिक होता है वह धनावेशित होता है, क्योंकि नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन कण न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए नाभिक क्या होता है? प्रोटॉन के धनावेशित होने के कारण ही यह नाभिक भी क्या होता है? धनावेशित कहा जाता है। दूसरी चीज आपने कहा है कि नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर ये क्या होती हैं? KLMN के रूप में आपने विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं के बारे में पढ़ा। यानी कि परमाणु के इस सूक्ष्मतम केंद्रीय भाग के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाते रहते हैं। क्या होते हैं ये इलेक्ट्रॉन? चक्कर लगाते रहते हैं। अब ध्यान देना, आपने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, और ये भी कहा है कि ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन जितने की नाभिक में प्रोटॉन होते हैं वो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसलिए परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु में जितने ही प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, बाहर कक्षाओं में उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की संख्याएं बराबर होने के कारण परमाणु पर कुल आवेश की मात्रा 0 हो जाती है, और सामान्य अवस्था में यह परमाणु भी उदासीन रहता है। अब ध्यान देना, किसी भी परमाणु में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक को कहते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक के सबसे नजदीक होता है उस पर नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षणात्मक, वैद्युत आकर्षणात्मक बल का मान सबसे अधिक होता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती के साथ बंधा होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नाभिक से दूर जाने लगता है,
दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत आकर्षणात्मक बल का प्रभाव घटने लगता है। इसलिए सबसे बाहरी कक्षा में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है, क्योंकि उस पर नाभिक का प्रभाव बाकी इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा सबसे कम होती है और इस बाहरी कक्षा में बैठे हुए इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को कम ऊर्जा देकर आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। अब जानना, प्रोटॉन क्यों नहीं निकल सकता? यह प्रश्न भी आपका जायज है कि किसी भी परमाणु के नाभिक से प्रोटॉनों को अलग क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं उसको बाहर निकाल सकते? इसलिए नहीं निकाल सकते कि ध्यान देना, क्लास 11th में 11वीं कक्षा में आपने ये पढ़ा है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के मध्य एक अंतः नाभिकीय बल कार्य करता है, जबकि नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षणात्मक प्रकृति का बल कार्य करता है। प्रकृति का सबसे मजबूत बल अंतःनाभिकीय बल होता है और अंतःनाभिकीय बल को तोड़ने के लिए अत्यंत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम आसानी से किसी भी परमाणु के नाभिक से प्रोटॉनों को अलग नहीं कर सकते। इसलिए इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने की क्रिया अपनाई जाती है और किसी भी चीज को किसी भी पदार्थ से अलग करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को किसी भी पदार्थ से अलग करने के लिए हमें बाहरी ऊर्जा का प्रयोग अवश्य करना पड़ेगा। इस बाहरी ऊर्जा को उस पदार्थ का कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यफलन। कार्यफलन ध्यान देना। मैंने क्या कहा आपसे? किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए ध्यान देना, वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जिससे किसी पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जा सके, कार्यफलन कहलाता है। कार्यफलन कहलाता है। ये एक परिभाषा में नहीं, इसी को आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो। ध्यान देना, किसी पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा पदार्थ का कार्यफलन कहलाता है। कार्यफलन कहलाता है। जो अच्छा लगे आप उसको लिख सकते हैं।
हमारे हिसाब से ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा दूसरा, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं। हम यहाँ या करते हैं। अब ये कार्यफल है, इसका जो मात्रक होता है ध्यान देना, इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी होता है, और इसका मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। आप आगे जब 13वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे तो उसमें फिर इसका जिक्र आएगा, वहां पे हम आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए कार्यफलन का मान भिन्न भिन्न होता है। जिस पदार्थ का कार्यफलन जितना ही कम होगा उतनी ही कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने की, और जिस पदार्थ का जितना ही अधिक कार्यफलन होगा उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों को आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि उससे अधिकतम ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने। तो इस प्रकार से जब हम, अब ध्यान देना, मान लो दो पदार्थ है, एक ए है, दूसरा यहां पे बी है, दोनों हमारे पास यह पदार्थ हैं जो अचालक हैं। इन पदार्थों पर यदि मान लो इसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पदार्थ का 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसमें ए का कार्यफलन है, ध्यान देना कार्यफलन है, ए का कार्यफलन बी के कार्यफलन से कम है, इसलिए ए से इलेक्ट्रॉन को बाहर आसानी से निकाला जा सकता है, और जो निकलेगा वो बी पर आसानी से क्या हो सकता है, जा सकता है। इसलिए ध्यान देना, कम कार्यफलन वाले पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आसानी से बाहर निकाले जा सकते हैं, और ये पदार्थ किस आवेश को ग्रहण करेंगे, धनात्मक आवेश को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन दूसरा पदार्थ जो बी है उससे इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकाल सकता, बल्कि वह इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। इसलिए वह ऋणात्मक आवेश को ग्रहण करेगा और ऋणात्मक आवेश को प्रदर्शित करेगा, यानी कि ऋणात्मक आवेश को प्रदर्शित करेगा, उस पर ऋणात्मक आवेश। आज के लिए हम यह टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं। इसको आप पढ़िएगा। कल हम आपसे आवेशन की जो 3 विधियां हैं हम उस पर चर्चा करेंगे एक एक करके कि वो क्या होगी। आज हमने बताया कि किस प्रकार से पदार्थों से ऊर्जा देकर हम इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकते हैं, कार्यफलन के कारण ये संभव होता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।